नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और हम लगातार चुनावी चर्चा कर रहे हैं और चुनावी चर्चा में हमने पहले पत्रकारों के साथ दिल्ली के चुनाव पर लंबी चौड़ी हमने एक सीरीज चलाई और उसमें कई सारे हमारे दिग्गज पत्रकार हमारे साथ शामिल हुए। अब चूंकि चुनाव नतीजे आ गए हैं और चुनाव को लेकर के जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है, उन शख्सियतों के साथ आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इन चुनावों में जिन्होंने काफ़ी मेहनत भी की और जिन्होंने कोशिश की कि जो परिणाम है वो उसमें बदलाव हो। और निश्चित तौर पर बदलाव हुआ, दिल्ली की सत्ता में बदलाव सबको दिख रहा है, लेकिन उस बदलाव की राजनीति में जो कई सारी जो पार्टियां थीं, कई सारे नेता थे, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। बीजेपी चुनाव जरूर जीती हो, आम आदमी पार्टी चुनाव हारी हो, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण जो भूमिका रही वो थी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी एक तीसरी ताकत के तौर पर दिल्ली में चुनाव लड़ी। हालांकि उसने सीट नहीं जीती, लेकिन कई सारी सीटों पर समीकरणों के हेरफेर में उसने अपनी भूमिका अदा की। और अगर हम कहा जाए कि एक अकेला फैक्टर जो अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बेदखल कर पाया, तो वो कांग्रेस फैक्टर निश्चित तौर पर था। आज हमारे साथ इस चर्चा में कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ मित्र डॉक्टर रामेश्वर दयाल, जो कि आपके साथ लगातार इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ते भी चले आ रहे हैं, वो आज चर्चा में भी शामिल होंगे, सवाल भी पूछेंगे। तो आज बड़ा रोचक ये पूरा डिस्कशन होने वाला है। हमारे साथ देवेंद्र जी हैं, तो देवेंद्र जी से सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि आप इन चुनावी नतीजों को किस तरीके से देखते हैं? पॉजिटिव देखते हैं, निगेटिव देखते हैं, या जो आपके बारे में कहा जाता है कि जीरो भी के से ही पॉजिटिव की भी शुरुआत होती है और निगेटिव की भी शुरुआत होती है? तो आप किस तरीके से इस चुनावी नतीजे को देखते हैं? निश्चित ही देखिए, मैं लगातार ये बात कहता रहा हूँ कि इस बार का जो जीरो है वो आगे बढ़ता हुआ जीरो है, वो असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर बढ़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का चुनाव हम इस दौरान लड़े, मुझे उससे संतुष्टि है। मुझे मेरे कैडर पर भरोसा हुआ, मुझे मेरे कैडर पर गर्व है कि उन्होंने एक ऐसा चुनाव लड़ा जो ना सिर्फ दिखा बल्कि वो महसूस हुआ कि हम निश्चित ही कांग्रेस, जिसको लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ कर दिया था, इस बार कहीं एक ट्रायंगुलर अगर हम फाइट में पहुंच पाए तो मेरे कैडर की वजह से, वो हमारी लीडरशिप की जो इन्वॉल्वमेंट इस चुनाव के दौरान रही, तो निश्चित ही उसका आने वाले समय में एक सुखद जो परिणाम है वो भी देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे चर्चा में, चूंकि रामेश्वर दयाल जी भी हैं, उनको भी जोड़ लेता हूँ। जो देवेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव जीरो है, ये नेगेटिव जीरो नहीं है, क्या आपको लगता है क्या कि ये बात में दम है, ये कांग्रेस का एक पॉजिटिव जीरो है, या फिर वही कहें क्या कि बात बन नहीं पाई? कहीं ना कहीं आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन जनता को कांग्रेस की बात में दम नहीं लगा और उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा हासिल नहीं हुआ है इस चुनाव में। कुणाल जी, मैं इसे वाकई में पॉजिटिव जीरो मानता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि कांग्रेस ने हमेशा बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी का साथ दिया और उसका नतीजा यही निकला कि 2015 और 2020 के अंदर इनको जीरो मिला। अब चूंकि इन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए इन्होंने पूरी रणनीति बनाई थी। अब उस रणनीति में कांग्रेस की जो रणनीति वो पूरी तरीके से अलग तरीके से सफल हुई है। वो ये हुई है कि जो आम आदमी पार्टी थी, जिन्होंने इनकी पार्टी के वोट लिए, इनका पूरा काडर जो पूरा ध्वस्त कर दिया, और वो बीच में से अलग हो गई है। तो मेरा मानना ये कि मुझे भी ऐसा लगता है कि वाकई में अभी जीरो से ऊपर की लड़ाई है, अभी ऊपर चलने वाली बात है। आपके पास तजुर्बा भी है और आपने तो देवेंद्र जी का जो करियर है उसको तब से आपने ऑब्जर्व किया है, जब से वो एमसीडी में थे, काउंसलर पहली बार थे। आपके पास कोई सवाल है जो कि देवेंद्र जी से आपके मन में खचोट रहा हो क्या कि ये जो कांग्रेस की भूमिका थी उसको लेकर के, या देवेंद्र यादव जी की भूमिका थी उसको लेकर? हाँ, मैं देवेंद्र जी से एक सवाल करना चाहूँगा और वो सवाल हमारे मन में है, क्योंकि हम 15 दिन से, जो 20 दिन से हम लगातार चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने हमेशा ये बोला कि कांग्रेस इस बार सम्मान की लड़ाई लड़ रही है
और हमें लग रहा था कि नतीजे बहुत पॉजिटिव होंगे। वो इसलिए होंगे कि इनके जो प्रत्याशी थे वो बहुत मजबूत थे और वो अपने इलाकों के अंदर वो जननेता थे। लेकिन अब ये आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ाई लड़ी, तो ये सम्मान की लड़ाई इतने बड़े आरोप में कैसे बदल गई? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपने क्या हराने की लड़ाई लड़ी या जीतने की लड़ाई? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। चंद महीने पहले हमने एक अलायंस के तहत इकट्ठे चुनाव लड़ने का काम किया और ये सामने आया कि चुनाव के तुरंत बाद जहां आम आदमी पार्टी के नेतागण विशेष रूप से गोपाल राय जी सामने आए और उन्होंने कहा कि हम अब आने वाले चुनाव अकेले लड़ेंगे। हमने भी अपने ग्रुप में मंथन किया, चर्चा की और ये तय हुआ कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और जब मैदान में हैं तो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमने उसी दिन ये अपने संगठन को मजबूत करने का काम शुरू किया, चाहे वो हमारा जो संगठन था उसका रिव्यू मीटिंग्स की, ब्लॉक की मीटिंग्स की, डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग्स की, उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, किस तरीके से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उनके बारे में चर्चा की। जैसे जैसे चुनाव के नज़दीक हम आते गए, आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले लीड लेते हुए चाहे वो कैंपेन शुरू किया हो, चाहे न्याय यात्रा के रूप में हमने जो एक कनेक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था पूरे हमारी दिल्ली के लोगों से, उसको रिकनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने 70 की 70 विधानसभाओं में पदयात्रा करने के द्वारा उसको शुरुआत की। आज मुझे खुशी है कि हम दमखम के साथ लड़े और एक सोची समझी रणनीति के तहत हमने चुनाव लड़ा। हमने उसी रणनीति के तहत अच्छे से अच्छे जहाँ पर हमारे कैंडिडेट्स हो सकते थे उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया। हमने एक बेहतर कैंपेन के जरिए लोगों को ये विश्वास दिलाने का काम किया कि कांग्रेस अपने बूते पर चुनाव लड़ती है और लड़ सकती है। दिल्ली में पहली बार मुझे लगता है कि पिछले जो 5 चुनाव हुए, 4-5 चुनाव हुए, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या 19 का चुनाव हो, 15 का हो या 20 का हो, कहीं ना कहीं 24 का चुनाव रहा हो, तो हमने एक बार ज़रूर ये महसूस लोगों को हुआ कि नहीं, कांग्रेस जो है वो पूरे दमखम के साथ लोगों की बात भी सुन रही है, लोगों के अनुसार जो उनकी पीड़ाएं हैं उनको हम इको करते हुए नज़र आए। और पहली बार मुझे बहुत खुशी है कि मेरी लीडरशिप ने भी, जब तक हमारी चाहे टिकटों का बंटवारे की बात करिए, टिकटों के बंटवारे अक्सर कांग्रेस में ये देखा गया था कि वो लास्ट मोमेंट पे होते थे। हमने बहुत पहले टिकटों के बंटवारों का काम शुरू किया। हमने जो हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं और टॉप लीडरशिप हैं, उन्होंने जब तक चुनाव की वापसी की फाइनल डेट्स नहीं आई थी, माननीय राहुल गांधी जी ने सीलमपुर में अपनी बड़ी सभा को संबोधित करने का काम किया और वहीं से एक हमने नैरेटिव सेट कर दिया कि हम इस चुनाव में मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं और हम वो ज़रूर उस मजबूती के साथ लड़े। मुझे खुशी इस बात की भी है कि 2% हम वोट भी इसमें इजाफा कर पाए इस दौरान। हाँ, दुख इस बात का ज़रूर है, हमें उम्मीद थी कि कुछ सीटें भी कन्वर्ट होंगी, लेकिन जैसा कि हमने चुनाव के बाद इवैल्यूएशन किया, शायद हमारी जो कोर वोटर हैं, जिसमें माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, जिसमें दलित हैं, शायद हम उनको ये विश्वास नहीं दिला पाए कि ये जो चुनाव है इसमें कांग्रेस भी अपना सरकार बना सकती है। कहीं ना कहीं हम ये बात तो लगातार कहते रहे थे कि आम आदमी पार्टी हीरो से ज़ीरो पर जाएगी और कहीं ना कहीं जो नतीजे हैं अगर आप देखें, इनमें से जो कांग्रेस की कोर वोटर्स हैं और जिनकी प्रेफरेंस कांग्रेस हो सकती है, सबसे पहली प्रेफरेंस कांग्रेस है, चाहे वो मुस्लिम वोटर्स हैं या दलित वोटर्स हैं, जिस तरीके से हम उम्मीद थी कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे, वो नहीं जुड़कर आम आदमी पार्टी के साथ ही रुके, क्योंकि उनको विश्वास नहीं रहा कि 62 सीटों से घटकर शायद इतनी कम पे भी आम आदमी पार्टी आ सकती है। ऐसा हुआ था 2013 में भी, और मुझे याद है 2013 में जिस समय आम आदमी पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था, उस समय जो माइनॉरिटी वोटर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं गया था।
वो कांग्रेस की तरफ रुका था। यानी माइनॉरिटी वोट शिफ्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है, उन्हें भरोसा होने में थोड़ा वक्त लगता है, और ये एक निश्चित तौर पर ये उनके साथ, उस माइनॉरिटी वोट के साथ या दलित वोट बैंक के साथ ये एक मुश्किल भी है, या उन्हें थोड़ा भरोसे में लाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जी चाहूँगा, क्योंकि अभी जब तक एक पार्टी है जिसके 62 सीट्स हैं, तो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आंकड़े भले ही हमारे फेवर में नहीं हो, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली की जनता कनेक्ट कर रही है। दिल्ली की जनता जिसकी कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं रही, मतलब दिल्ली में सरकार बनाने के लिए कभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रेफरेंस नहीं दी, और उसी का नतीजा था कि पिछले विधानसभाओं के जितने भी चुनाव रहे, एक 93 के चुनाव के बाद 6-7 चुनाव हुए, लेकिन एक में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट नहीं दिया। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास था कि दिल्ली की जनता कांग्रेस के साथ आएगी, और उसमें निश्चित ही एक बड़ा पोर्शन जो मुस्लिम माइनॉरिटी का है और दलित का है, जो लगभग 34% हमारे दिल्ली में पड़ता है, अगर 34% हमें पड़ जाता, अगर उसका हमें बेनिफिट मिलता, तो शायद आज जो सीन हम आज देख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता। ठीक है, ये अगर मगर जी एक बात हम जो सफलता हमारी इसमें मानते हैं कि कम से कम आम आदमी पार्टी जो 62 सीट पर थी, आज 22 पर सिकुड़ गई, जिसमें से 8 जो हैं वो हमारे SC MLAs जीते हैं, 4 वो लोग हैं जहाँ पर माइनॉरिटी का डोमिनेंस है, और 4 अनदर, चाहे वो बाबरपुर लगा लीजिए या सदर लगाइए, चांदनी चौक हैं, इस तरीके की 4-5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी डिसाइडिंग फोर्स के रूप में काम करती है। तो आपने देखा हो कि ये सारा जो वोट बैंक आज अगर केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी के पास रुका, तो वो इसी कारण रुका कि 62 से वो उनको बहुत नीचे नहीं देख पा रहे थे। यहाँ से जब मैंने कहा कि ये पॉजिटिव 0 है, तो ये यहाँ से हमारी जो अगला पड़ाव है, जो अगला हमारा ध्येय है, वो उसकी असली शुरुआत यहाँ से होती है। अभी तक ये बात मैं काम हुआ है, अभी तक मैं मानता हूँ जितना भी काम हुआ वो जमीन के नीचे हम नींव जो तैयार करते हैं, तो आज हम खुशी है मुझे इस बात की कि मजबूत नींव हम अब तैयार कर चुके हैं। नींव तैयार कर चुके हैं। हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे, जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं, कि अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप निश्चित तौर पर देवेंद्र यादव जी से सीधा लाइव पूछ सकते हैं, उसको भी मैं कोशिश करूंगा इसमें जोड़ने की। ये जो नींव की बात कही है, और इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी और दलित वोटर अगर आ गए होते, अगर मगर बड़ी बहुत होता है पॉलिटिक्स में, लेकिन ये अगर मगर से पॉलिटिक्स होती नहीं है। आपने भी इतने सालों तक, इतने दशकों तक देखा है, ये अगर ये होता तो वो होता, तो ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में क्या आपको लगता है कि देवेंद्र जी ने और उनकी पार्टी ने गलतियां की हैं? देखिए, देवेंद्र जी ने ये बोला ना कि हमारा जो कोर वोटर था ना वो हमसे छिटक गया। देवेंद्र जी को पता है कि शीला दीक्षित जी के टाइम में पूरी दिल्ली ही आपका कोर वोटर हुआ करती थी, बनिए हो चाहे पंजाबी हो, दलित और मुसलमान को तो छोड़ दिया, पूरी दिल्ली ने आपको वोट दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए समस्या कब पैदा हुई, हमारा ऐसा अनुमान है 2015 में आपके लोगों की तरफ से, जैसा हमें पता लगा कि आपके लोगों की तरफ से पूरी दिल्ली के अंदर की हवा फैलाई गई कि 2015 के इलेक्शन के अंदर बीजेपी को हराना है, तो कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के कार्यकर्ता वो आम आदमी पार्टी को वोट दें, और वही ट्रेंड जो है हमें वो 2020 में भी नजर आया। अब आपने बोला कि हम मुसलमान या दलित हमारे को अभी भी वोट नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है कि वो जो एक पुराना एक चर्चा चली थी कि भाई ये नहीं जीत पाएंगे, और मुझे लगता है कि ये नहीं जीत पाएंगे, उसका असर आप 2025 के इलेक्शन में भी नजर आया। इसी का नतीजा ये हुआ है कि आपको इस बार भी तीसरी बार भी डबल जीरो देखना पड़ा। और ये बात ठीक है कि आप कह रहे हैं कि हम 0 से आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भी आपकी राहें बहुत मुश्किल हैं, और आप लोग अगर बहुत पहले से ही, अगर हमेशा ही जैसे इस बार आपने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से टक्कर ली, अगर उस दौरान, पुराने दौरान में अगर आप यही आइडिया और यही आइडियोलॉजी अपना के रखते तो शायद नतीजे इतने अलग नहीं होते। ये बात है, और भी मैं इस पे कुछ बातें जोड़ूंगा, और उसमें जोड़ूंगा ये कि क्या एक बात इस बार भी, जिस समय आपने ये घोषणा कर दी कि आप आम आदमी पार्टी से तालमेल नहीं करेंगे, ये लोकसभा चुनाव के बाद हो गया था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनसे बातचीत आपकी बंद कंप्लीटली नहीं हुई।
तालमेल को लेकर के, गठबंधन को लेकर के विधानसभा चुनावों में भी आपकी बातचीत हुई, ये हमें पूरी जानकारी है। तो क्या किस लेवल पे हुआ? और 11 दिसंबर को एक ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने कि हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। क्या कुछ हो रहा था? किस लेवल पे बातचीत चल रही थी? कौन गठबंधन के लिए बात कर रहा? एक बार मैं देवेंद्र जी से मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इस दौरान ये भी हवा चली थी कि आम आदमी पार्टी के लोग आपसे भी संपर्क कर रहे थे लगातार। जी, तो क्या था, किस स्तर पे बातचीत? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस दिन मुझे ये मौका मिला और उस समय हमारी जो कैडर था एक शौक में भी था, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली जी अध्यक्ष हुआ करते थे, अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अध्यक्ष पद को छोड़ा। उस समय मुझे जिम्मेदारी मिली थी और उस समय ज़रूर हम आम आदमी पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ एक अलायंस का चुनाव हम लड़े थे। लेकिन जिस दिन से ये तय हुआ कि हम अलग रास्ते हैं, मैं मानता हूं कि दिल्ली कांग्रेस के लेवल पर तो किसी प्रकार की कोई बातचीत इस दौरान नहीं हुई। जहां तक मेरी बात है, आपने देखा भी होगा कि मैं लगातार अटैक करता रहा और उसका सीधा सीधा कारण ये है कि दिल्ली में पिछले 11 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी और चुनाव जो है वो विधानसभा का होने वाला था। तो मेरा हमेशा, आपने अगर पुराना देखा हो पिछले 7-8 महीने में, हम लगातार इनके खिलाफ रादर जो दिल्ली की आवाज़ है उसको उठाते रहे। आपने देखा होगा कि हमने इनको अपने आप से दूर रखने के लिए कॉरपोरेशन में भी जब मेयर के चुनाव हुए या अन्य स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव हुए, उस समय अपने आप को अलग रखा। वो कहीं ना कहीं हमारी उस स्ट्रेटेजी के तहत ही हमने उस कदम को आगे बढ़ाया था। और जब एक बार कदम बढ़ाया तो उस पर पीछे मुड़ के देखने का मैंने कम से कम। तो ये कहाँ से मीडिया में बात आई कि 15 सीटें कांग्रेस चाहती है, गठबंधन हो जाए, 15 सीटें चाहती है, आम आदमी पार्टी उसको 10 से ज़्यादा नहीं देना चाहती? ये तमाम चीज़ें तो आ रही थी। क्या इससे भी तो असर पड़ता है ना कि आप चाहते थे क्या कि कम से कम 15-20 सीट एक रिस्पेक्टेबल नंबर मिल जाए तो कम से कम बीजेपी को रोका जा सकता है, ऐसी कोई बात थी? देखिए, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। किसी प्रकार की कोई चर्चा इस दौरान हमसे नहीं हुई। हाँ, हमें नुकसान जरूर झेलना पड़ा इसी बात का, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सत्ता के गलियारों में कहें या आपके पत्रकारों के भाइयों के सहयोग अगर हमें मिल जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि वो डिलेमा या वो एक संशय की जो स्थिति, जो एक इम्प्रेशन देने का काम किया गया, चाहे वो आम आदमी पार्टी से की तरफ से ही किया गया होगा, मुझे निश्चित ये बात समझ में आती है, क्योंकि उनको वो चीज़ फेवर करती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अध्यक्ष होने के नाते ये बात बिल्कुल सच्ची और ईमानदारी के साथ आपके साथ आज शेयर कर सकता हूँ। आज तो चुनाव चले गए, लेकिन कहीं पे भी इस प्रकार की कोई चर्चा हमारी नहीं हुई। रामेश्वर जी, आप तो कांग्रेस को बहुत दिनों से कवर भी कर रहे हैं। ये जो बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही अंदर खाने इस तरीके की खबरें प्लांट करवा दी जाती हैं, ऐसा भी, हालांकि देवेंद्र जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा प्लांट करवाया गया होगा कि ये गठबंधन हो जाए या हो जाए। क्या ये भी एक मुश्किल है कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस में भी अंदर खाने कई सारे गुट हैं, वहाँ से भी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मीडिया में नहीं जा पाती? नहीं, बिल्कुल है। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे गुट हैं जो आखिर तक लगे रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर गठबंधन हो जाए। और दूसरी एक बात देखिए, एक मैसेज देखिए, मतलब वो मैसेज कांग्रेस के लिए वो दुखदाई रहा कि हमेशा ये शुरू से जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है उससे लेके आज तक, अभी लास्ट का दौर छोड़ दीजिए, जब राहुल गांधी जी ने प्रचार किया, वो भी उन्होंने क्या प्रचार किया मैं बताऊंगा। हमेशा कांग्रेस का जो मूड है ना वो बीजेपी विरोधी ज़्यादा रहा, जबकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने किया है। और हुआ ये, अब देखिए, अगर राहुल गांधी जी प्रचार के लिए आए तो उन्होंने क्या किया, होना ये चाहिए था, हमें लग रहा था कि राहुल गांधी या जो भी प्रियंका जी या जो भी इनके वरिष्ठ नेता है वो आम आदमी पार्टी को ज़्यादा टारगेट पे देंगे, क्योंकि हमेशा कांग्रेस को हटाने में या कांग्रेस को सत्ता से हटाने में आम आदमी पार्टी का रोल रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि मोदी और अरविंद केजरीवाल एक जैसे ही है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस का आला कमान या कांग्रेस के नेता
अगर सीधे तौर पे बीजेपी के बजाय बीजेपी से ज़्यादा बजाय नहीं बीजेपी से ज़्यादा अगर आम आदमी पार्टी की नीतियों पे उनके नेताओं के ऊपर की आलोचना करते और उनको टारगेट पे लेते तो शायद नतीजा कुछ और बदल सकते थे। इसी का नतीजा मुझे लगता लगातार ये हुआ कि जो जैसे कि आखिरी मूवमेंट तक हम कहते हैं कि भी बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर कंफ्यूजन में रहे, तो मुझे लगता है आखिरी वक्त तक दिल्ली का मतदाता भी इसी कंफ्यूजन में रहा कि वो बीजेपी आम आदमी पार्टी को वोट दे या कांग्रेस को वोट दे। ये एक बात है कि क्या आपने अपनी जो रणनीति बनाई थी, खासतौर पे जो कैंपेन स्ट्रेटजी होती है, कई जगहों पर क्या आपको लगा कि कैंपेन बेटर हो सकता था, इससे बेहतर होता तो शायद आपके लिए दरवाजे और खुल सकते थे, लोग कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन कैंपेन में कहीं कुछ कमी रही, ये कुछ आपने एनालिसिस किया? नहीं, मैं पहले तो रामेश्वर भाई की बात को कहना चाहता हूँ कि क्योंकि नेशनल लेवल पर हमारा अलायंस था और आज भी है, लेकिन कहीं पर भी ऑफिशियल ये चर्चा, मैं उसके लिए बात कर सकता हूँ, हमारे पार्टी में भी और अन्य पार्टियों में भी अपने पर्सनल विचार रखने का हर एक को स्वतंत्रता है, लेकिन कहीं पब्लिकली हमारे किसी नेता ने, पब्लिकली हमारे किसी लीडर ने, चाहे वो सेंटर का हो चाहे यहाँ का हो, इस तरीके की कोई चर्चा नहीं की। हाँ, पर्सनल व्यूज़ हो सकते हैं। जहाँ तक हमारे कैंपेन की बात है, देखिए हमने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अपने कैंपेन को उठाया और समय रहते उठाने का काम किया। मैं रामेश्वर भाई की उस बात को भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लूँगा कि राहुल गांधी जी ने पहली ही मीटिंग में सीधे अटैक केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार की तरफ भी किया, उनकी कार्यशैली पर भी किया, यहाँ तक कि कॉरपोरेशन तक की वर्किंग के बारे में या शीश महल की वर्किंग के बारे में भी किस तरीके से उन्होंने अपने शीश महल को वो बनाया है, या भ्रष्टाचार स्वयं होते हुए जो जिस तरीके से दुनिया को वो कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते फिरते थे, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ वो बात रखी। कैंपेन में यस, देखिए ज़रूरत इस बात की थी कि लगभग 11 साल हो गए थे। 11 साल में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी थी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी, चुनाव आम आदमी पार्टी की सरकार का होने वाला था, जो दिल्ली की सरकार का फैसला होना था, तो निश्चित ही हमारा जो कैंपेन था वो आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हुए था। लेकिन हम हमेशा इस बात में विश्वास रखते हैं कि हमें विजन क्या देना है दुनिया लोगों को। आज अगर बेरोजगारी और महंगाई से हमारे लोग त्रस्त थे तो हमें उनको निकालना कैसे है। अगर पोल्यूशन से बीमार पड़ते हुए लोग हैं या पोल्यूशन और गंदे पानी की सप्लाई से बीमार होते हुए लोग हैं तो उनको कैसे रास्ते पर लेके आना है, महंगाई कैसे दूर की जा सकती है। और कहीं ना कहीं आपने देखा हो कि हमारी जो गारंटीज भी थी वो उसी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड उस व्यक्ति को जो इस भागदौड़ में या इन सरकारों की गलत नीतियों की वजह से पीछे छूट गया था, तो उसको वापस से मेन स्ट्रीम में लाने का एक हमारा एक्शन प्लान हमने दिया था। तो मैं मानता हूं कि हम चाहे वो आउटडोर कैंपेन हो, चाहे हमारा डोर टू डोर कैंपेन हो, चाहे हमारे न्याय यात्रा के द्वारा जुड़ाव की बात हो, चाहे हमारे संगठन की बात हो, मुझे ये लगता है कि हमने एक बहुत ही बेहतर चुनाव इस दौरान लड़ा। आपने कहीं किसी प्रकार की, हम सब लीडरशिप, चाहे वो दिल्ली की थी या सेंट्रल लीडरशिप थी, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर थे। हमारी जो टॉप लीडरशिप है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, तो चाहे उनके पदयात्रा की बात आई हो या रोड शो की बात आई हो या बड़ी मीटिंग्स की बात आई हो, वो सभी कहीं ना कहीं इस पूरे कैंपेन में इन्वॉल्व होते नजर आए। अच्छा, एक चीज़ और कि आपने चूंकि कहा कि कैंपेन आपने पूरे दमखम के साथ किया, पूरा जोर लगाया, दो ऐसी पार्टियां थीं जिनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा थे। आम आदमी पार्टी के पास भी रिसोर्स था, बीजेपी के पास भी रिसोर्स था। क्या कहीं कांग्रेस का ये एक लग रहा था कि कांग्रेस कम रिसोर्सेज से चुनाव लड़ रही है? क्या आपको कभी लगा, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हो, आप सारा कैंपेन देख भी रहे हो, रिसोर्स की कमी क्या आपके लिए एक मुश्किल बड़ी बनी? क्योंकि उनकी तरफ से तो रिसोर्स, चाहे वो कैंपेन के नेताओं के तौर पे हो या पैसे के तौर पे हो, वो काफ़ी देखने को मिला। देखिए, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वोटर को खरीदते जिस तरीके से, चाहे
भारतीय जनता पार्टी ने काम किया या आम आदमी पार्टी ने काम किया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि रिसोर्सेज की ऐसा एक प्रॉपर कैंपेन होना चाहिए और जैसे एक चुनाव लड़ा जाना चाहिए। हमें इस तरीके की, हाँ निश्चित ही इनके साथ मुकाबला कहीं दूर दूर तक नहीं हो सकता। इनके पास भ्रष्टाचार का पैसा अपार है, इनके पास पूरे देश का मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लूटा गया है, या दिल्ली को लूटा गया या पंजाब को लूटा गया, और जिसके एविडेंसेस सामने हैं, जिन भ्रष्टाचार के मामलों में लोग जेल गए हैं, तो उनका मुकाबला तो नहीं किया जा सकता था। लेकिन मुझे खुशी है कि हम एक बेहतर चुनाव लड़े और कहीं इस तरीके की कोई परेशानी हमें सामने नहीं आ। पंजाब का पैसा भी लगा है, निश्चित ही लगा। आप लोगों ने हमें बताया कि कहीं गाड़ी पकड़ी जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, कहीं पकड़ी जा रही है कि ये आप लोगों के जो मीडिया में ही हमने देखा और सुना, जिसका साक्ष्य जो थे वो इलेक्शन कमीशन ने पकड़े भी हैं, तो वो तो समय बताएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज जब आम आदमी पार्टी यहाँ कमज़ोर हुई है, तो आप देखिएगा कि इसकी बड़ी आहट जो है पंजाब में भी महसूस होगी। अच्छा, ये बड़ा रोचक इन्होंने क्या है रामेश्वर जी, ये जो कमजोर हुई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, आम आदमी पार्टी कमजोर हुई, आपको क्या लगता है क्या कि ये जो पंजाब का जो हमेशा आ रहा है मामला, क्या पंजाब में सरकार आपको जाती हुई फिर दिखाई पड़ रही है, या फिर आपको लगता है क्या कि अब अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इस समय पंजाब का की सत्ता बचाने की दिखाई पड़ती है? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का अगला टारगेट ही पंजाब सरकार है। दूसरा, केंद्र सरकार की बात को मत लीजिए, आम आदमी पार्टी के अंदर खुद ही अपना क्लेश है, वो क्लेश से पंजाब सरकार को बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये जो देवेंद्र जी ने बोला है कि पंजाब सरकार वाकई में मुसीबत में है, तो ये तो पूरी दिल्ली को क्या पूरे देश को नजर आ रहा है। आप ये बताइए ना कि कल अरविंद केजरीवाल जी ने कल परसों दिल्ली के अंदर सारे विधायकों को बुलाया। अगर वो चाहते तो खुद ही पंजाब चले जाते, लेकिन वो एक संदेश देना चाहते थे। उनका सिर्फ एक ही संदेश था, क्योंकि उन्हें डर था। वो एक ही संदेश देना चाहता था कि अभी भी हम एक हैं, इसीलिए उन्होंने दिल्ली के अंदर बैठक बुलाई। और कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि कांग्रेस ऐसा बहुत दिनों बाद या बहुत सालों बाद होने जा रहा है कि कांग्रेस बोल रही है कि हम जो है ना पंजाब सरकार के लोग, पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी के लोग, हम के विधायक हमसे संपर्क में, और इस बात की पूरी संभावना है कि कांग्रेस पंजाब में सरकार बनाएगी। तो मैं तो देवेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उत्तर भारत के अंदर आपकी सरकार बनने जा रही है। अच्छा, एक बात और, कल जो भगवंत मान दिल्ली में थे और दिल्ली में उन्होंने कहा कि ऐसी पहली पार्टी देखी है जो जीरो पाने के बाद भी ढोल बजा रही है। तो ये जो ताना आपके बाद में, अब दुश्मन है आम आदमी पार्टी, आपकी दोस्त है, ये समझ में नहीं आता है ये जो चल रहा है। तो इसका जो पंजाब का, आपने भी कहा कि पंजाब में भी मुश्किल में आएंगे, तो आपके पास क्या जानकारी है कि पंजाब में किस तरीके की अभी गतिविधियां चल रही हैं? देखिए, मैं क्योंकि पिछले लगभग 1-1.5 साल से पंजाब प्रभारी के रूप में भी काम कर रहा हूँ, तो मेरी कुछ पुख्ता जानकारियाँ ये हैं कि वहाँ की जो सरकार है वो बहुत मुश्किल में है। और वो आज से नहीं, परेशानी तो कुछ दिन पहले ही शुरू हो चुकी है। वो लगभग 8-10 महीने पहले ही बहुत जो रिजेंटमेंट है वहाँ के विधायकों में, वहाँ के मंत्रियों में, और यहाँ तक कि जिन मुख्यमंत्री जी का आप नाम ले रहे हैं भगवंत मान जी, वो खुद भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली की इंटरफेरेंस है उससे परेशान नज़र आते हैं। पंजाब एक ऐसा सूबा है जो धर्म नगरी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ गुरुओं की नगरी आप जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों की एक ये भावना रहती है कि वो किसी से कंट्रोल नहीं होना चाहते। और मैं काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि केजरीवाल जी अपनी गलती पे गलतियाँ करे जा रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अभी रामेश्वर जी ने बहुत सही बात कही कि एक ये भी हो सकता था कि ये वहाँ पर चले जाते, लेकिन इन्होंने अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए कि पंजाब यहाँ से चलेगा, और यही सबसे बड़ी उनके लिए मैं बता रहा हूँ आखिरी कील कहते हैं ना, वो आखिरी कील शायद ये भी साबित हो सकती है। थोड़ा और इस पर, मतलब ये चूंकि आप पंजाब के प्रभारी रहे हैं, थोड़ा इसमें और कीजिए कि क्या एक तरीके का आप कह रहे हैं क्या कि कांग्रेस इस समय एक ऑपरेशन चला रही है पंजाब में, और क्या लगता है कि ये
कितना कामयाब कितना हो सकता है, क्योंकि उनके पास 90 से ऊपर विधायक हैं और आपके पास 13-14 विधायक हैं। तो ऐसे में ये जो ऑपरेशन है वो कामयाबी तक पहुंचेगा, ये इसमें लोगों को संदेह। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका वहां बहुत बेहतर तरीके से निभा रही है। उसका एहसास आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव हुए तो 13 में से 7 सीटें हम जीते हैं, मात्र 3 पर सिमट कर आम आदमी पार्टी रह गई। क्या कारण थे? क्योंकि वहाँ आज भी नशे का व्यापार होता है, क्योंकि वहाँ आज भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि वहाँ के एमएलएज, वहाँ के मंत्रीगण और वहाँ के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दिल्ली के दबाव के चलते जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर खरा नहीं उतर पा रहे। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, वहाँ पर जो सरकार में है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी है। आज हालत देखिए कि बीजेपी वहाँ से ऑलमोस्ट साफ है। आज वहाँ पर जो शिरोमणि अकाली दल है वो पूरी तरीके से साफ हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपके सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वहाँ पर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और बहुत जल्दी वहाँ पर चुनाव के होने की संभावनाएं भी हैं। तो जहाँ तक कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस और आने वाले समय में मजबूत होगी। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की स्थिति है, वो किस तरफ कहाँ जाती है, कितने लोग टूटते हैं, कितना उनका स्प्लिंट ग्रुप अंदर से ही बन के आगे आता है, वो आने वाला समय बता पाएगा। करें मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है। मैंने कहा कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर एकनाथ शिंदे जी भी हो सकते हैं। जैसा महाराष्ट्र में आपने देखा उसी तरीके का एक मॉडल आप पंजाब में भी देख सकते हैं। एकनाथ शिंदे कहाँ से होगा? एकनाथ शिंदे जहाँ से हुआ वहीं से शायद हो सकता है पंजाब में भी वहीं एक और नए शिंदे पैदा हो जाएं। ये एक बड़ी बात है। और ये अब हम सिर्फ इस हिसाब से नहीं देख रहे हैं कि देवेंद्र यादव दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पंजाब के प्रभारी भी हैं। तो जो बात देवेंद्र यादव कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इस तरीके से कि पंजाब की राजनीति का भविष्य किस तरफ जा रहा है वो भी हमें समझना पड़ेगा। और इसका जो दिल्ली चुनाव का इम्पैक्ट है, और ये सब कुछ दिल्ली चुनाव की वजह से ही हो रहा है, या आपको लगता है कि दिल्ली चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं? अच्छा, मैं कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जी, पहले उनको बताने थे, फिर आप सप्लीमेंट्री सवाल पूछेगा। जी। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं पहले भी कहा है कि पंजाब एक ऐसी धरती है जो बाहर का इंटरफेरेंस ज़्यादा पसंद नहीं करती है। लेकिन क्योंकि दिल्ली मजबूत था, दिल्ली में 3 बार की सरकार थी, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के संयोजक यहाँ पर थे, लिहाजा जो स्थिति वहाँ पर थी वो कहीं ना कहीं यहाँ से दिल्ली से कंट्रोल की जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर वो लोग असहज थे। आज जब स्थिति बदली है, जब आम आदमी पार्टी कमज़ोर हुई है, जब 3 बार की सरकार यहाँ से विदा ले गई है और वो सिमट कर 22 सीटों पर आ गए हैं। 22 में से भी, जैसे मैंने कहा कि वो दया दृष्टि पे हैं कि क्योंकि मुस्लिम वोट उनको मिल गई, वो दया दृष्टि पे हैं इसलिए क्योंकि दलित जो वोट थी वो भाजपा को नहीं वोट देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनको वोट दे दी। अगर और मगर जैसे आपने कहा वो स्थिति सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं आज जब दिल्ली का कंट्रोल कमज़ोर होगा, और जितना मैं केजरीवाल जी को जानता हूँ, वो एक ऑटोक्रेट के रूप में काम करते रहे हैं, जो उनकी बात नहीं मानता उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। अब समय पलट रहा है, अब हो सकता है कि केजरीवाल जी को रास्ता बाहर का दिखाया जा सके। ये बड़ी बात है। आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे? मेरा सवाल अब ये है कि हम वापस दिल्ली की तरफ लौटते हैं। चूंकि दिल्ली में तो अभी आप 0 हैं विधानसभा में, लेकिन एक ऐसा कहा भी जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा में भी आपका एक दल बन सकता है। जो 22 लोग हैं आम आदमी पार्टी के, वो टूट के कुछ कांग्रेस में भी जा सकते हैं, कांग्रेस का एक दल बना सकते हैं। ऐसी कुछ संभावना आपको नजर आ रही है? ये अभी उस बात के कहने के लिए मैं मानता हूँ 0 हैं, बार बार भी चर्चा में आती है कि हम 0 हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस 0 के ऊपर जो बिल्डिंग की तैयारी होगी, हमने एक मजबूत जो नींव है वो तैयार कर ली है। अब हर रोज़ जो हम दलितों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई,
माइनॉरिटीज़ की लड़ाई लगातार माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ते रहे हैं। हम उस लड़ाई को और तेज करेंगे, हम दिल्ली के हकों की लड़ाई को और तेज करेंगे, हम अपने संगठन को बेहतर करेंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो रही है और उसका असर पंजाब में, जैसे अभी हमने चर्चा की, उसके ऊपर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं असर आने वाले समय में क्या होता है वो इट्स टू अर्ली टू से दैट। बट आज हम निश्चिंत हैं कि कम से कम हम अपनी मजबूत नींव बना के तैयार बैठे हैं और बिल्डिंग बनाने की तैयारी में। अच्छा, एक सवाल और होता है कि कांग्रेस ने कुछ किया हो ना हो, जो कांग्रेसी हैं वो आज खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं कि चलिए कम से कम ये दिल्ली में इस बात को सुनिश्चित किया कि अब वो जाकर के गुजरात में परेशान नहीं करेंगे, अब वो गोवा में परेशान नहीं करेंगे, अब वो छत्तीसगढ़ में जाकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये क्या इस चुनाव का फलसफा ये भी है कि कांग्रेस को जहां वो हर स्टेट में जा करके, पंजाब भी उसका एक उदाहरण है, वहां जाकर के आपकी सरकार, आपकी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, अब वो मजबूती उनके पास नहीं रहेगी दिल्ली जाने के बाद। अब कम से कम कांग्रेस का नुकसान बाकी राज्यों में कम होगा। निश्चित ही देखिए, अब वो स्थिति आम आदमी पार्टी की नहीं रही, क्योंकि हर कोई कहते हैं रावण की जान कहाँ पर थी, तो आम आदमी पार्टी की जो जान थी ना वो दिल्ली में थी, और आज दिल्ली कमज़ोर हुई है तो उसका असर नेशन वाइड पड़ेगा। मुझे दूसरी तरफ दिल्ली के लिए खुशी है कि हम अपना कैडर वोट, मैं क्योंकि जो 6.5% आज हमें वोट मिला है, इसमें कोई हमारे बहुत ज़्यादा सिंपथाइजर्स नहीं है, जिसमें हमें उम्मीद थी कि भाई मुस्लिम वोटर आएगा, पिछड़े आ जाएंगे या दलित आ जाएंगे, वो वोट तो माफ़ कीजिएगा आया नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने 4.5 से 6.5 अगर प्रतिशत वोट लिया है, बढ़ाकर 6.5 पर हम आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा कैडर है और ये हमारी मजबूती है। ये आने वाले समय में और मजबूत होगी और उनके लिए खुशी की बात है, क्योंकि आज वो खुश हो रहे हैं कि हमारा परिवार बड़ा है। अच्छा रामेश्वर जी, हम भी जब चर्चा करते थे तो ये करते थे कि इस बार कांग्रेस की बात तो हो रही है, पब्लिक में हो रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो कम से कम हमें भी ये लगा कि जिस तरीके से बातचीत हो रही थी लोगों के भीतर, उस तरीके का नतीजा कांग्रेस के लिए नहीं आया। जो वोट प्रतिशत था वो उम्मीद से कम था। इसके पीछे क्या वजह लगती है? जो बोल रहे हैं देवेंद्र जी कि मुस्लिम और दलित ने इन पर भरोसा नहीं किया, उन्हें लगा कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकती है तो आम आदमी पार्टी है, क्या यही वजह थी? क्या कांग्रेस के लिए यहां से वाकई रास्ता आसान होगा या अभी भी मुश्किल है रास्ते में? देखिए, चुनाव के दौरान ना जो मैंने महसूस किया कि पूरा चुनाव जो ना मुद्दों पे लड़ाई नहीं है, अजीबोगरीब मसले हैं। कभी यमुना में जहर मिला दिया, कभी हमने ये कर दिया, आरोप और प्रत्यारोप का दौर एक चला। लेकिन इस दौरान दिल्ली के विकास को लेके बहुत कम बातें हुई। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ने ये मामले नहीं उठाए, लेकिन पत्रकारों ने और आम जनता ने बोला कि हमें ये चीज़ें भी चाहिए। जैसे हम हमेशा कहते रहे कि 3-4 चीज़ों से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक जलापूर्ति 24 घंटे नहीं मिल रही थी, और जो पानी मिलता था वो भी कंटामिनेट होता था, प्रदूषित था। दिल्ली के अंदर ये जो सड़कें हैं इसका बहुत बुरा हाल था, पोल्यूशन भी था, और भी कई ऐसे मसले थे। उसके ऊपर जोर नहीं दिया गया, उसको समझाने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है कि हम एक बार कह भी रहे थे कि जो शीला दीक्षित जी का जो शासन था ना, उसने दिल्ली का जो विकास किया है, उस विकास की बातें इस दौरान बिल्कुल भी नहीं कही गई। अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत उस मामले को भी जोर देती और उस मामले को भी परिप्रेक्ष्य में रखती कि भी देखिए हम दिल्ली के अंदर रहेंगे तो हमारा ये विकास होगा, हम ऐसा विकास करेंगे, उस विकास की बातें तो यहाँ कही नहीं गई। मुझे लगता है कि शायद वो अरविंद केजरीवाल की रणनीति थी कि उन्होंने अपनी रणनीति के तहत हर अजीबोगरीब मामलों में नेताओं को और पूरे दिल्ली को उलझाए रखा। और लेकिन ये बात मैं मानता हूँ कि दिल्ली के अंदर जब भी विकास की बात होगी तो कांग्रेस को हमेशा याद किया जाएगा। और मेरा मानना तो अब यही है कि अब दिल्ली के अंदर वही लड़ाई होगी जो हमेशा होती रही है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो बीजेपी का तो रास्ता खुल गया है, बीजेपी के लिए तो कांग्रेस के लिए तो खुला आसमान है। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा, लोगों को लगेगा वाकई में कि ये पार्टी थी जिसने 15 साल राज किया, और 15 साल राज करके दिल्ली को एक वाकई में देश की राजधानी बनाया, जिसके लिए दिल्ली के लोग पिछले 12 साल से तरस रहे थे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर बीजेपी ने इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाई
तो लोग कांग्रेस की तरफ फिर दोबारा से देख सकते हैं। एक बात और, जो हमारे एक दर्शक हैं विजय कुमार, वो भी पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत मजबूत से चुनाव नहीं लड़ी, कांग्रेस कंफ्यूज रही। एक जो बात है जो हमने देखा, आपने अपना चुनाव अच्छा लड़ा, आप उम्मीदवार भी थे बादली से, इसके अलावा 2-3 और भी कैंडिडेट्स ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। वो जो मजबूती है वो बाकी कैंडिडेट्स की तरफ से क्यों नहीं दिखाई पड़ी? जो 3-4 आप कहिए 10-12 लोगों ने अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन बाकी जो थे लगभग 50 या उससे ज़्यादा उम्मीदवार, उन्होंने अपना हथियार क्यों डाल दिया? कहीं आपको लगा कि उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की, उस तरीके से नैरेटिव नहीं पहुंचाया जनता के बीच में जिस तरीके से पहुंचाना चाहिए था? दो बातें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहली तो रामेश्वर भाई ने कहा कि शायद हम कंफ्यूज नजर आए, या आपके दर्शक ने भी ये बात कही है, तो हमारा कंफ्यूजन कहीं नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है, और हम लगातार दिल्ली की पिछड़ती हालात के बारे में चर्चा करते रहे। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी वो चर्चा कभी चाहती नहीं थी, और उसमें मुझे तो ये लगता है कि आपकी फ्रेटर्निटी का ज़्यादा रोल बढ़ जाता है कि उस समय आपको हमारी आवाज़ को और मुखरता के साथ दिखाने की ज़रूरत थी। वो जो शायद कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ दबी है, तो उसका कारण मैं आपकी फ्रेटर्निटी को ज़रूर उसमें कहना चाहूँगा। और मैं ये भी अपील भी करूँगा कि रिस्पॉन्सिबली हमें पत्रकारिता का काम करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी। हाँ, जहाँ तक हमारे कैंडिडेट्स की बात है, मुझे ये लगता है कि हमने, जैसे मैंने कहा कि हम चुनाव बहुत बेहतर लड़े हैं, और मैं 2-4-5 की तो नहीं कहूँगा, लेकिन सब ने एक बेहतर चुनाव लड़ने की कोशिश की। इस दौरान हमें एक बात ज़रूर थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ा, क्योंकि हमारा संगठन इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था, हम ये मानते हैं। हमारे पास वो पुराने लीडर्स जो पहले हुआ करते थे, शायद इस वजह से मीडिया की नज़रों से वो चूक गए। लेकिन मुझे इस बात की उल्टा खुशी है कि इस बार मैं लगभग 35-40 नए लोगों को चुनाव लड़वा पाया। मुझे खुशी है कि ने नई लीडरशिप का बीज बोने का काम किया, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि वही हमारी बड़ी एसेट भी बनेंगे। तो आपको लगता है कि जो युवाओं ने चुनाव लड़ा, बेशक वो हारे हों, उनको कम वोट मिला हो, लेकिन उन्होंने मेहनत की है ग्राउंड पे, ये आपको लगता है? ये आपको लगता है एक यहाँ से एक लीडरशिप आपने दी है, ये आपका आकलन है? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं जब एग्जाम्पल देंगे आप कि कौन कौन से थे जो कैंडिडेट जिनको आपको लगता है कि ये फ्यूचर लीडर्स दिल्ली के हो सकते? अब मैं जैसे बताता हूँ कि चाहे रोहित चौधरी हो, नांगलोई से चुनाव लड़े, बहुत बेहतर चुनाव लड़े। अभिषेक दत्त हैं, वो पहले भी चुनाव लड़ते रहे, लेकिन एक बहुत बेहतर चुनाव उन्होंने लड़ा। एक हमारा साथी है गर्वित, एक हमारे साथी है अक्षय कुमार। मतलब वो सारे नए युवा चेहरे, अंबेडकर नगर से आप देखिए, हमारे जेपी हैं, जेपी पवार जी जो माधेपुर से हैं, ऐसे बहुत सारे चेहरे, एक नहीं, मैं आपको 30 गिनवा सकता हूँ, और वो बेहतर चुनाव लड़े। जैसे मैंने कहा कि हाँ, वोट शेयर हमें उम्मीद थी कि अगर पूरा भी नहीं आएगा तो कुछ शेयर शायद हमें मुस्लिम वोटर्स का मिलेगा। उन्होंने मुस्तफ़ाबाद जैसी जगह पर MIM को बेहतर समझने की कोशिश की। हमारे कैंडिडेट जो एक बहुत अच्छा कैंडिडेट और एक अच्छा चुनाव लड़ने का काम किया, अली ने, नया लड़का है लेकिन बहुत मेहनत भी की, शायद वो उसके चलते ज़रूर हम पिछड़े हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि सबके दिमाग में ये था कि 62 सीटों से घटकर आम आदमी पार्टी कितने पर आ जाएगी, 10 कम हो जाएंगी, 20 कम हो जाएंगी, 25 कम हो जाएंगी। लेकिन वो सरकार कहीं ना कहीं आपके जो मीडिया के द्वारा भी अन्य जो चर्चा चलती थी, तो वो यही आती थी कि घट के 38 आ जाएंगी, 40 आ जाएंगी, 42 आ जाएंगी। लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी ने, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन आज जब स्थिति पलटी है, जैसे सिमट कर वो 22 पर आ गई है, 62 से 22 पे आना एक बहुत बड़ी डिफीट है अगर मैं कहूँ तो। लेकिन इसका बेनिफिट हमें आने वाले समय में मिलेगा, और जो ये नए चेहरे की हम आप बात कर रहे हैं अभी, वो ही आने वाला फ्यूचर होगा, वही नई लीडरशिप होगी। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे वही पुरानी लीडरशिप है, आप आम आदमी पार्टी में देखेंगे सिवाय एक लीडर के कोई और लीडर नज़र आता ही नहीं है। तो मैं इसीलिए बार बार कहता रहा हूँ, ऑटोक्रेटिक तरीके से वो वहाँ पे काम करते रहे। हम यहाँ पर नई लीडरशिप निकालने का काम हमने बेहतर किया है। अच्छा,
रामेश्वर जी, यहाँ पर इन्होंने तो बात की कि कुछ नए लड़के हैं, जो नए चेहरे हैं, उन्होंने आकर के अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कई जगहों पर उन्होंने बहुत मजबूत चुनाव लड़ा है। कुछ ऐसे चेहरे हैं जो 5-5 बार 4-4 बार जो चुनाव लड़ चुके, विधायक रह चुके, वहां पर भी कांग्रेस ने उनको चुनाव लड़ने का दिया। अब उस पर भी मैं जाऊंगा। आपको लगता है कि उन चेहरों ने बहुत निराश किया है? उन चेहरों से ज्यादा उम्मीद थी, उन चेहरों ने उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा? उन चेहरों को लेके तो सबको ही उम्मीद थी कि ये चेहरे वाकई में बाकमाल होंगे। उसके पीछे कारण ये था, मतलब मैं बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से आप न्यूट्रल बता रहा हूँ, कि अपने कार्यकाल के अंदर इन लोगों ने दिल्ली के अंदर बहुत काम किया। शीला दीक्षित की जो दिल्ली बनी थी, जो विकसित दिल्ली थी और देश की राजधानी थी, उसको बनाने में इन कैंडिडेट्स का भी बहुत रोल रहा अपने टाइम में, क्योंकि वो विधायक रहे, काउंसलर रहे, तो उनका भी रोल शानदार था, मेरा मानना ये। और हम यही मान के चल रहे थे कि ये लोग अब जो है ना कुछ करामात करेंगे और ये कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वाकई में बड़ी सोचने की बात है ये, मतलब हमारे भी दिमाग से ये बात नहीं आ पा रही कि ये लोग किस तरीके से हार गए। वैसे तो मैं जो हमेशा ये कहा जा रहा है कि भी कांग्रेस का वोट परसेंटेज बहुत कम है और कांग्रेस ने इनको हराने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन मेरा एक मानना ये है, देखिए थोड़ा सा अगर हम परसेंटेज वाइज भी देखें तो बीजेपी ने अपना वोट परसेंटेज भी तो बढ़ाया है। वो तो हार ही रही थी, उसकी तो 8 सीटें थी, तो उसका भी तो परसेंटेज बढ़ा है ना, उसका परसेंटेज बढ़ा है, कांग्रेस का परसेंटेज बढ़ा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भी कांग्रेस की वजह से बीजेपी जीती। बीजेपी के कैंडिडेट्स ने अपना भी तो परसेंटेज बढ़ाया है, वरना वो तो पिछली 2 बार से वो हार के कगार पे थे, तो उनका रोल तो था। लेकिन ये बात तो सत्य है कि जो इनके पुराने खिलाड़ी थे, जो पुराने चावल जिसे हम कहते हैं, उनका रोल बहुत अच्छा है। उनका परिणाम जो था हार जीत का, वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहा, और उसी का नतीजा ये रहा कि कांग्रेस को अभी भी जीरो पर है। कांग्रेस बार हमें जीरो कहना पड़ रहा है। एक हमारे जो दर्शक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, मोहम्मद आज़ाद अली हैं, उनका कहना है कि ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस के वर्कर नहीं दिखा, इसके ऊपर आपका क्या प्लान है? मतलब आज के बाद 2025 तो अब इतिहास हो गया, 2030 या उसके बाद अभी जो एमसीडी चुनाव आएंगे 2027 में, उसके लिए क्या आपके पास कोई प्लान है? क्योंकि एक सवाल इनका भी, जो मैंने इनसे भी पूछा था, कि जो बहुत एक्सपीरियंस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे पास नाम है, एक बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, जिनको आपने टिकट दिया, 4-4 बार विधायक रह चुके हैं, 5-5 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने बहुत निराश किया है। नहीं, मैं फिर बार बार उसी बात पे आ रहा हूँ। अब हारून भाई एक बेहतर चुनाव लड़े, चुनाव में बहुत अच्छे से दिखे भी कि भाई अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश शर्मा जी हैं, सुरेंद्र कुमार जी हैं, ये वो चेहरे हैं जो जय किशन है, ये वो चेहरे हैं जो लगातार मतलब करण सिंह हैं, चुनाव में बेहतर करते दिखे जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि कि आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम वही विश्वास नहीं दिला पाए, और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। लेकिन आगे निश्चित ही, जैसे मैंने कहा कि अब हम अपने कैडर को एक तरफ ध्यान देंगे, अब हम दिल्ली के मुद्दों के ऊपर ध्यान देंगे। अब जो देश भर में एक लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, दलितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटीज़ की, उसको और धार देने की कोशिश करेंगे और विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। नहीं, लेकिन क्या कुछ ब्लूप्रिंट है? क्योंकि एक बात होती है कई बार कि आपकी अध्यक्षता में, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो कई लोग हैं, क्योंकि हर पार्टी में अंदरूनी पॉलिटिक्स भी होती है, तो कई लोग आपकी टांग भी खींचते होंगे। और ये तो मुझे पता है कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, तो उसमें टांग खींचने वालों की भी संख्या उतनी ही ज़्यादा है। तो क्या आप पर ये दबाव भी है क्या कि अब आप इसकी जिम्मेदारी लें, इसके लिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें? ये सब बहुत रटी रटाई सी बातें होती हैं, ये सब लोग कहते हैं, तो ऐसी भी कोई आपको लगता है कि आपके ऊपर ऐसा कुछ प्रेशर? देखिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे जहाँ पुराने मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं, या सीनियर लीडरशिप जो मैं कहूँ हमारे यहाँ की थी, उसका पूरा सहयोग, और आज ही नहीं, चुनाव में ही नहीं, चुनाव से पहले भी मिला। चुनाव के दौरान भी पहली बार आपने महसूस किया होगा कि भले ही अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा था, लेकिन हर जो चुनाव का एक तरीका लड़ने का होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आने नहीं दी। उसमें हमें जो चुनाव नहीं लड़ रहे थे सहयोगी, चाहे सुभाष चोपड़ा जी हों, चाहे नरेंद्र नाथ जी हों, चाहे हमारे गर्ग साहब हों, सभी लोगों ने बड़ा एक पॉजिटिव सहयोग देते हुए इस चुनाव को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे
किसी से कोई शिकायत इस तरीके की मुझे अपनी तरफ से तो कम से कम नहीं है। हाँ, जो भी जिम्मेदारी है निश्चित ही हार का सेहरा देवेंद्र यादव पहनेगा, तो मैं जिम्मेदारी भी लेता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझाने में शायद चूक कर गए कि आम आदमी पार्टी जा रही है, तो उसका जो भी खामियाजा है या जो भी जिम्मेदारी है निश्चित ही अगर खुशी का है तो गम का भी हम ही लेंगे। लेकिन हम टूटने वालों में से नहीं है, हम लड़ने वाले हैं। हम मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं है, हम मैदान में डटे रहने वाले हैं। हम लोगों का विश्वास जीतने का भरसक प्रयास फिर करेंगे और लगातार करेंगे। मुझे लगता है कुणाल जी कि देवेंद्र जी अभी बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, इन्होंने आम आदमी पार्टी को हराया, इनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी हारी है। तो मुझे नहीं लगता है कि चूंकि सब जगह खुशी तो है ही कांग्रेस के अंदर, वो तो हम देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी देवेंद्र जी रहेंगे। और जवान है, कर्मठ हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मैंने इनको कई सालों बाद देखा है, वैसे तो दूर से तो देखा, आज मैंने बहुत करीब से देखा है। मैंने जब से इनको कॉरपोरेशन के इलेक्शन में और तब देखा था, ये तब भी वैसे जवान थे और ये अब भी वैसे जवान है। मुझे लगता है कि इनके युवाओं से इनकी बहुत ज़्यादा इनका पैचअप रहता है। ये अपने इलाके के युवाओं के लिए भी बहुत काम करते रहे। इनकी एक फाउंडेशन है, एक NGO है, उसके लिए भी ये बहुत कुछ काम करते रहे। तो ये हमेशा बिजी रहे और मुझे लगता नहीं कि पार्टी इनको इतनी जल्दी छोड़ देगी, भी इनको बिजी रखेगी, वरना तो ये फिर अपने युवाओं की टीम में लौट जाएंगे और ये फिर काम करने लग जाएंगे। बहुत सारे लोग देवेंद्र यादव को बतौर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष तो जानते हैं, लेकिन ये देवेंद्र यादव कैसे कांग्रेस में आए, कहाँ से हुआ ये यहाँ तक पहुँचने का, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है ना वो आपके एक थोड़ा निजी आपके पहलुओं को भी छूने की कोशिश करता है। तो ये कैसे हुआ कि देवेंद्र यादव आए और देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, देवेंद्र फिर पहले काउंसलर बने, फिर विधायक बने, फिर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने। ये जो सफर है ये कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई? जी, ये अध्यक्ष से पहले कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी, कार्यकारी अध्यक्ष भी। जी, तो अध्यक्ष, मैं उसको अध्यक्ष ही मानता हूँ। जी जी नहीं, एक ये निश्चित ही हमारा जो परिवार रहा है, दिल्ली का ही गांव है, छोटा सा समयपुर गांव है, वहाँ पे मैं पैदा हुआ। शुरू से परिवार बड़ा सामाजिक था और मुझे तो खुशी है उस चीज़ का, मुझे बड़ा बेनिफिट खास तौर पे मेरी विधानसभा में तो मिलते ही है, लेकिन देहात का कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पर एक पहचान हमारे दादाजी के समय से रही है, जिनका एक सम्मान के स्वरूप नाम लिया जाता है जब भी कोई सामाजिक बातें आती हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे फादर साहब गांव के प्रधान रहे, काउंसलर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज सेवा थी वो उन्हीं से, मेरे दादाजी से, पिताजी से वो होते हुए मुझ तक पहुंची है। तो समाज के लिए काम करना, समाज की आवाज़ उठाना, समाज की लड़ाई लड़ना, वो तो शुरू से ही था। हाँ, राजनीति में ज़रूर अचानक, क्योंकि फादर साहब काउंसलर रहे और उनको ये लगा कि नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं तो समाज में ही ठीक हूँ। लिहाजा कुछ साथियों ने, कुछ सहयोगियों ने जो उनके साथ जुड़े थे, उनका दबाव पड़ा कि नहीं, फिर आप नहीं लड़ना चाहते तो देवेंद्र को दीजिए। तो एक्सीडेंटली, जब तक मैं तो बहुत राजनीतिक रूप से सिर्फ फादर साहब का चुनाव होता था तब इन्वॉल्व होते थे। उससे पहले एक बार कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला, उस समय भी कुछ लड़ाई इसी तरीके की थी। आत्मसम्मान पर जब बात आ जाती है तो फिर कुछ देखना, फिर पीछे मुड़ के देवेंद्र यादव नहीं देखता। लिहाजा NSUI का कार्यकर्ता रहा, कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, फिर राजनीति से थोड़ा अलग होकर अपने बिजनेस में लगा। लेकिन क्योंकि फादर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना किया, जो हमारे समर्थक थे, जो फादर साहब के समर्थक थे, उनका दबाव बना, काउंसलर बने, दोबारा काउंसलर बन गए, फिर MLA बन गए, MLA दोबारा MLA बन गए। उस समय भी जीत हासिल लोग कर पाए, जिस समय सब मेरे ख्याल से एक आंधी सी चली थी और हम याद है वो 43 हुआ करते, 43 में से 2008 में 43। हाँ, 43 से सीधा ये 8 पे आके टिके थे। उसमें भी मौका मिला बनने का, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस, लोगों के साथ जुड़ाव रहा, जिसकी वजह से ईमानदारी के साथ क्योंकि काम किया। इससे पहले सेक्रेटरी राजस्थान में लगा दिया गया,
फिर उत्तराखंड का इंचार्ज के रूप में काम करने का मिला, फिर उत्तराखंड में मिला, फिर उसके बाद पंजाब का मिला। इसके बीच में जैसे रामेश्वर जी ने कहा, शीला जी के साथ उनका कार्यकारी अध्यक्ष रहने का मौका मिला। मेरी हमेशा ये आदत रही है, जहाँ जो कोई टास्क मिलता है तो फिर उसके ऊपर पूरी ईमानदारी से काम किया जाए। अच्छा, ये जो आपने बताया इसमें एक थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए अनकंफर्टेबल क्वेश्चन हो, जो आज आपके यहाँ जिसके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, जो बीजेपी का उम्मीदवार था जो जीता, दीपक चौधरी जो थे, वो भी एनएसयूआई से आए और वो भी एक तरीके से आपके परिवार का ही हिस्सा था। ये जो कांग्रेस ने जिनको ग्रूम किया, वो आज कल अरविंदर सिंह लवली भी हमारे साथ बैठे हुए थे। तो ये जो ग्रूम करके जिनको नेता बनाया, आपके जो दीपक चौधरी जिसके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, आप जिनसे चुनाव हारे, वो एनएसयूआई से चुनाव लड़े, प्रेसिडेंट रहे, डूसू का प्रेसिडेंट रहा, तो वो प्रेसिडेंट हाँ चुनाव लड़ा था। तो ये जो है, ये किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, मुझे राजनीति का गिरता हुआ जो वो है ना स्टैंडर्ड स्तर, वो दिखता है। क्योंकि जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। जो व्यक्ति, इसीलिए आज राजनीति में पहले शुचिता होती थी, पहले ईमानदारी होती थी, पहले देखा जाता था कि कौन व्यक्ति समाज को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन आज वो सब नहीं रहा। आज जो गिरता हुआ स्तर है उसकी चिंता ज़रूर मुझे भी होती है। और ये जो आपने नाम गिनाए हैं, ऐसे अनेक ऐसे अपॉर्चुनिस्ट हैं जो लगातार पार्टी का सहारा लेकर जब मौका मिला तो दूसरी तरफ कूद गए। हमने अपनी अंदर की आवाज़ को सुना है, जहाँ पर एक बार जुड़े हैं, जिसमें जन्म लिया, उसी पार्टी को अपनी माँ के रूप में समझा है। और माँ के छोड़ के टफ समय में जो छोड़ के जाता है उसको क्या कहा जाएगा, आप समझ सकते हैं। रामेश्वर जी, ये जो बात हो रही है, हमने देखा है कई सारे नेता, चाहे मैंने कहा अरविंदर सिंह लवली हैं, बहुत सारे नेता हैं, जो राजकुमार चौहान हैं, नीरज बसोया हैं, ये सब तो विधायक भी बन गए। तो ये जो है कि एक तरीके से आपको लग रहा है क्या कि ये जो बीजेपी का कांग्रेसीकरण हुआ है कहीं ना कहीं, और आने वाले समय में भी दिखता है क्या कि अब इनके खिलाफ ही जो चुनाव लड़े दीपक, वो भी कांग्रेस में थे, तो अब ये जो 4, 5, 6 हैं, ये बीजेपी की सरकार के भी हिस्सा रहेंगे, वहाँ पर भी विधायक दल में रहेंगे। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि आने वाले समय में, भविष्य में एक तरीके से कांग्रेस का जो ब्लूप्रिंट है या कांग्रेस की छाप है वो बीजेपी सरकार पे भी दिखने वाली? मैं तो बार बार दोहरा रहा हूँ कुणाल जी कि अब जो है ना, कांग्रेस के अच्छे दिन शुरू हो गए। बीजेपी ने दिल्ली के अंदर जो करना था वो कर लिया, उसने बहुत पूर्ण बहुमत ले लिया है और उनका ब्लूप्रिंट है। अभी कांग्रेस ने ब्लूप्रिंट नहीं बनाया। कांग्रेस के तो अब अच्छे दिन ही शुरू हो गए। इनकी पार्टी में से जो लोग जाने थे वो चले गए, चूँकि इनकी बदौलत, जैसे सो कॉल्ड कहा जा रहा है कि इनकी बदौलत आम आदमी पार्टी के दरवाजे दिल्ली में बंद हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि अब इनके दरवाजे से लोग निकल के दूसरी पार्टी में जाएंगे। अब इनकी पार्टी में, कांग्रेस की पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो रहेंगे और मुझे लगता है कि वो पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब हमारी लड़ाई तो है ना, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है दिल्ली के अंदर, जो हमेशा से माना जा रहा था कि ऐसा होना चाहिए। वो तो ठीक है, एक आम आदमी पार्टी आ गई, एक आंदोलनकारी पार्टी आ गई और उसने एक अलग ही दिल्ली का पूरा सिनेरियो बदल दिया। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं और कांग्रेस के अंदर से लोग अब जाने वाले नहीं है, भागने वाले नहीं है। अच्छा, एक सवाल कल मैंने अरविंदर सिंह लवली से पूछा था और मैंने पूछा था कि आपने जीत हासिल की तो आप चूंकि कांग्रेस से रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो आपके को कुछ क्या कांग्रेस नेताओं ने भी बधाई दी? तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि अब तो मुझे भी आप अपनी पार्टी में ले लो, इस तरीके का फ़ोन ज़्यादा आया कि अब तो हमारी हिस्से में कुछ आई नहीं है। तो उन्होंने ये जवाब दिया। इसको आप किस तरीके से देखते हो? ये जो अरविंदर सिंह लवली, जो कि आपके पहले अध्यक्ष भी रहे, 2 बार अध्यक्ष रहे आपकी पार्टी में, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अब लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कांग्रेस से कि हमें भी अपनी पार्टी में आप शामिल करवा। अरविंदर भाई को मैं शुभकामनाएं ज़रूर दूंगा। निजी तौर पर वे एक अच्छे व्यक्ति हुए हैं, लेकिन राजनीतिक जो फैसले जिस तरीके के लिए हैं, मैं उससे कभी भी सहमत नहीं रहा। और जहाँ तक जैसे रामेश्वर भाई ने कहा कि आने वाला जो चुनाव है, अब भगदड़ मचेगी आम आदमी पार्टी से, अब भगदड़ मचेगी बीजेपी से,
क्योंकि आने वाला जो चुनाव, चाहे वो कॉरपोरेशन का हो, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, वो सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने वाली है। तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि हम बेहतर प्रदर्शन भी कर पाएंगे और जो नई लीडरशिप हमने इस दौरान डेवलप की है, मुझे उनके वर्किंग पर भी बहुत भरोसा है। हम अपने दम पर, क्योंकि हमारे दरवाजे भले ही खुले रहेंगे लेकिन उसमें स्क्रूटनी ज़रूर होगी। कौन आता है, किस तरीके से आता है, क्या कोई कंडीशंस लगा के आना चाहता है तो माफ़ कीजिएगा, उनके लिए कोई दरवाजे खुले नहीं है। लेकिन निश्चित ही हमारा परिवार बढ़ेगा भी, और जो परिवार अभी है वो आज सक्षम है कि इस लड़ाई को आगे ले जा सके। एक जो बड़ी चिंता है, जो मैंने देखा है आपका, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका संगठन है, उसमें कई बार कमजोरी दिखती है। आप लगातार जो ब्लॉक लेवल पे हो या जिला लेवल पर हो, वहाँ पर कई बार देरी भी हुई संगठन के नेतृत्व को देने में। ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं दिया गया समय से, जिला स्तर पे प्रेसिडेंट नहीं दिया गया। ये सब क्या इस सब की भी वजह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है? और क्या इसको कुछ दुरुस्त करने के लिए आपके पास कोई प्लान है आने वाले समय में? क्योंकि एमसीडी चुनाव अगला है, 2 साल 2.5 साल लगभग हैं आपके पास, तो इसको लेकर के क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ कमी रही है, जो संगठन वहाँ बनाना चाहिए था उसमें चूक हुई? देखिए, जब मैं ये तो हमेशा से मानता हूँ, हम एक अच्छा संगठन है, इसमें इंटरनल डेमोक्रेसी है, इसमें हम खुल के अपनी बात रख सकते हैं और उसको सुना भी जाता है, उसके ऊपर गौर भी किया जाता है, उस पर काम भी किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई है कि जिस स्तर का हमारा संगठन होना चाहिए या हमारा मुकाबला अगर आरएसएस जैसे उससे से होता है तो संगठनात्मक रूप में तो हम नहीं, लेकिन वैचारिक रूप से हम बहुत मजबूत हैं। और उस विचार को कांग्रेस पार्टी सिर्फ संगठन नहीं है, एक विचार भी है, और कहीं ना कहीं उस विचार के साथ लगातार लोग जुड़ते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा है सबको साथ लेके चलना। हमारी विचारधारा है देश जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई की तरह रहेंगे, तभी ये जो देश है वो भारत देश रहेगा। अगर हम इसमें से काटना छाटना और नॉन सेक्युलर तरीके से, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में इस देश को, इसके संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे समय में इस विचारधारा के लोग, मैं आज भी ये मानता हूँ कि ज़्यादा हैं, और ज़्यादा बहुसंख्यक जो लोग हैं वो दोबारा से अब अपनी जो मूल विचारधारा है उसके साथ जुड़ेंगे। तो मतलब आपको क्या लगता है रामेश्वर जी कि क्या है अब कांग्रेस को आगे क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि अब आपको लगता है मुख्य मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे और नीचे जाएगी और कांग्रेस उभर के हो सकता है कि आगे बढ़े। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने कहाँ कहाँ कमियां की, जो देवेंद्र यादव जैसे जो नए भी नेता हैं, हालांकि पहली बार अध्यक्ष बने हैं, उनको किस तरीके से उस पे काम करना चाहिए जो इनके लिए आगे आने वाले समय के लिए रास्ता खोल सके? नहीं, जो भी आपने बात की ना, उस बात को मैं भी हाँ करता हूँ कि ब्लॉक लेवल पे और जिला स्तर के ऊपर अगर कांग्रेस काम करे तो मुझे नहीं लगता कि इनके अच्छे दिन आने वाले हैं। हमने वो दौर भी देखा, कुणाल जी, देवेंद्र जी भी उस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि दिल्ली क्या, मैं तो पूरे देश की बात करता हूँ, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी और पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी और का कार्यकर्ता नहीं होगा। तो हमने दिल्ली के अंदर वो दौर भी देखा है कि दिल्ली के अंदर ब्लॉक स्तर पे और अंदरूनी स्तर पे बहुत इनके लोग गहराई से जुड़े हुए थे। वो अलग बात है कि बीच में एक दौर आया कि भी प्रॉपर्टी डीलर जो है ना बहुत ज़्यादा कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने लगातार ये लोग उस पर सफाई भी करते रहे और जो जमीनी नेता थे उसको हमेशा जोड़ते रहे। तभी तो उसका एक कारण है कि सालों से लोग कांग्रेस से जुड़े हुए और पुराने लोगों को इसीलिए टिकट मिला क्योंकि उन्होंने उनके लिए काम किया। अगर इनको आगे बढ़ना है, कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है, तो इनको ब्लॉक लेवल के ऊपर और जिला स्तर के ऊपर काम करना होगा, जिसकी जो बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल सुप्तावस्था में, और वो उसको जगाने के लिए और उसके अंदर जोश भरने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी चाहिए। ये भी एक होगा क्योंकि आपका वोट बैंक, ये अब हम चूंकि अंतिम दौर में हैं इस कार्यक्रम के, आपका जो टारगेट है
आपने कहा कि इन विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी रही क्योंकि उसकी सरकार थी, उसके खिलाफ बहुत सारे चार्जेस थे, भ्रष्टाचार से लेकर के काम नहीं करने के। अब क्या, चूंकि बीजेपी की सरकार है और ये भी संभावना बताई जा रही है क्या कि कुछ दिनों में एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार अब हो जाएगी, अभी बेशक आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आपका वोट बैंक तो लिया है आम आदमी पार्टी ने। क्या रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या अब भी आप आम आदमी पार्टी को ज़्यादा टारगेट करेंगे या फिर अब बीजेपी को की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा? लेकिन आम आदमी पार्टी अब नॉन एंटाइटी हो जाएगी। जब तक सरकार में थे, हमारा उनके खिलाफ बोलना, उनके विरोध में या उनकी कमियों को गिनाना हमारा काम था। अब क्योंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तो जो भी नीतियाँ आती हैं, जो भी परेशानियाँ आती हैं एक समाज की या हमारे दिल्ली की जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसा अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे, उन मुद्दों को किस तरीके से सुलझाया जाएगा वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से बीजेपी की रहेगी। तो निश्चित ही हम बीजेपी को एकदम, अभी तो नई नई सरकार बनी है तो ज़रूर उनको समय देंगे कि इन समस्याओं का समाधान करें, लेकिन जब नहीं कर पाएंगे, जिसकी उम्मीद भी बहुत कम है क्योंकि इनकी कमिटमेंट नहीं है, इनकी जो सोच है कहीं ना कहीं वही इस देश को बांटने की जो राजनीति करते हैं, समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो उससे ऊपर उठ पाएगी और कहीं ना कहीं हमें बहुत जल्दी मौका मिलेगा इस सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोलने का, इस सरकार की कमियों को गिनवाने का, इस सरकार को लगातार जगाने का कि दिल्ली की समस्या पोल्यूशन है, दिल्ली की जनता बेरोजगारी है, दिल्ली की समस्या महंगाई है, दिल्ली की सड़कें टूटी हैं, दिल्ली के सीवेज और पानी की समस्या बहुत भारी है। तो वो सारी चीज़ें हम लगातार इस सरकार को ना सिर्फ चेताने का काम करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर ब्लॉक लेवल क्या, हम बूथ लेवल तक भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप आगे बेहतर एक रोड मैप के साथ भी आए और आपका जो सफ़र है वो, कई बार कहा जाता है ना कि शून्य अंत नहीं है, शून्य शुरुआत भी होती है। तो ये आपकी नई शुरुआत हो, आपकी नई पहल हो और उस पहल में आपको शुभकामनाएं। लेकिन चुनौतियां आपके सामने बहुत बड़ी हैं क्योंकि अब बीजेपी, जिससे आपका राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला है, उससे अब आपको दिल्ली में भी मुकाबला करना पड़ेगा। उनके पास संगठन की बहुत ज़बरदस्त ताकत है और उसके साथ सरकार की ताकत भी उसमें मिलेगी। तो वहाँ पर आपके लिए चुनौतियाँ बड़ी हो जाएंगी। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो आज भी मुख्य विपक्षी दल है दिल्ली में और वहाँ पर भी कोशिश करेगी कि वो विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी के साथ मुखर होकर के लड़े। तो वहाँ पर कांग्रेस अपनी जगह कैसे बनाएगी, ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन चुनौतियाँ तो सियासत में हमेशा होती है, आप चाहे पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सड़कों पर हो, संसद में हो, हर जगह आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो उन चुनौतियों के लिए आप बेहतर तरीके से तैयार रहें, ये हमारी शुभकामनाएं। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ डॉक्टर रामेश्वर दयाल का शुक्रिया, जिन्होंने बहुत अपनी जानकारी के साथ तो इस शो की शोभा बढ़ाते ही हैं। उन्होंने बहुत धारदार सवाल भी पूछे देवेंद्र जी से, तो इसके लिए डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया। आप सभी फिर से जुड़िएगा, हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।